24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरी दुनिया डर गई। इस हमले ने न केवल यूक्रेन के लोगों के जीवन को बदल दिया, बल्कि वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस युद्ध ने यूरोप की शांति को चकनाचूर कर दिया और पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। यूरोप के कई शहरों में तबाही मच गई और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस संघर्ष की जड़ें दोनों देशों के बीच एक लंबे और जटिल इतिहास में हैं। रूस और यूक्रेन के बीच के संबंध सदियों पुराने हैं और इनकी जटिलता को समझना आसान नहीं है। यूक्रेन, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, ने 1991 में अपनी आज़ादी हासिल की। इस आज़ादी के बाद से ही यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। रूस हमेशा से यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता था। दोनों देश तब से भू राजनीतिक रस्साकशी में उलझे हुए हैं। इस रस्साकशी ने कई बार दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है और युद्ध की स्थिति पैदा की है। मौजूदा संघर्ष दोनों देशों के लिए एक त्रासदी है। इस युद्ध ने न केवल सैनिकों बल्कि आम नागरिकों को भी प्रभावित किया है। इसके कारण अपार पीड़ा और जीवन की हानि हुई है। हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस की कार्रवाइयों की निंदा की है। कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन की सहायता के लिए कदम उठाए हैं। इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को एक नया मोड़ दिया है और इसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें रूस और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समझना होगा। ये दोनों स्लाव राष्ट्र गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन साझा करते हैं। वे सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि यह रिश्ता संघर्ष और तनाव के दौर से भी गुजरा है। 20वीं शताब्दी में यूक्रेन ने सोवियत शासन के अधीन बहुत कुछ सहा। स्टालिन के शासन द्वारा इंजीनियर किए गए मानव निर्मित अकाल होलोडोमोर के दौरान लाखों यूक्रेनियंस की मृत्यु हो गई। इस साझा इतिहास ने यूक्रेनियन मानस पर गहरे घाव छोड़े हैं। इसने रशियाई प्रभाव से आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की इच्छा को हवा दी है। मौजूदा संकट में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक नेटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का विस्तार है। नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना था। सोवियत संघ के पतन के बाद नेटो का धीरे धीरे पूर्व की ओर विस्तार हुआ। इस विस्तार ने पूर्वी यूरोप के कई देशों को शामिल किया जो पहले सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में थे। इसने कई पूर्व सोवियत गणराज्यों को अपने गठबंधन में शामिल किया। इनमें पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने 1999 में नेटो की सदस्यता प्राप्त की। रूस इस विस्तार को अपने सुरक्षा हितों के लिए सीधा खतरा मानता है। रूस का मानना है कि नेटो की बढ़ती उपस्थिति उसकी सीमाओं के पास उसकी सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। उसका तर्क है कि नेटो का पूर्व की ओर विस्तार शीत युद्ध के बाद किए गए वादों का उल्लंघन करता है। रूस का दावा है कि पश्चिमी देशों ने वादा किया था कि नेटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। रूस ने अपनी सीमाओं के पास नेटो की उपस्थिति पर बार बार विरोध जताया है। रूस का कहना है कि नेटो की गतिविधियां उसकी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि पश्चिम का कहना है कि नेटो एक रक्षात्मक गठबंधन है और रूस के लिए कोई खतरा नहीं है। पश्चिमी देशों का तर्क है कि नेटो का उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उसका तर्क है कि हर देश को अपने गठबंधन चुनने का अधिकार है। पश्चिमी देशों का मानना है कि स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। 2014 में पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में संघर्ष शुरू हो गया। रूस समर्थित अलगाववादियों ने दोनेत्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने रूस पर अलगाववादियों को सैन्य सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया। 2015 में एक नाजुक युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन यह लड़ाई को पूरी तरह से खत्म करने में विफल रहा। डोनबास में संघर्ष एक जमे हुए संघर्ष में बदल गया, जिसमें हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रहीं। डोनबास संघर्ष ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। इसने उस व्यापक युद्ध का मंच तैयार किया जो 2022 में शुरू होगा। भाग 5, हमला और उसके बाद। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। रशिया सेना ने कई दिशाओं से हमला किया। उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और अन्य रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया।
इस आक्रमण की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। उन्होंने यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता भी प्रदान की। इस आक्रमण का यूक्रेन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। शहर और कस्बे मलबे में तब्दील हो गए हैं। युद्ध ने बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा कर दिया है। युद्ध एक क्रूर और क्षमा न करने वाली सच्चाई है। यह निर्दोष नागरिकों पर अकल्पनीय पीड़ा देता है। यूक्रेन में संघर्ष कोई अपवाद नहीं है। लड़ाई में हजारों नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर पड़ोसी देशों या यूक्रेन के भीतर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। युद्ध ने परिवारों को अलग कर दिया है, आजीविका को नष्ट कर दिया है और गहरे मनोवैज्ञानिक घाव छोड़े हैं। संघर्ष का मानवीय नुकसान अथाह है। यह युद्ध की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 7। आर्थिक गिरावट, एक वैश्विक संकट। यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। रूस तेल और गैस का एक प्रमुख निर्यातक है। संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित कर दिया है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं। युद्ध ने गेहूं और उर्वरक जैसी प्रमुख वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बाधित किया है। इसने खाद्य कीमतों में वृद्धि और वैश्विक खाद्य कमी की आशंकाओं को जन्म दिया है। युद्ध के आर्थिक दुष्परिणाम दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। इसने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है और नई चुनौतियां पैदा की हैं। भाग 8। पर्यावरणीय क्षरण, एक खामोश शिकार। युद्ध न केवल मानव जीवन के लिए विनाशकारी है, यह पर्यावरण पर भी कहर बरपाता है। यूक्रेन में संघर्ष के कारण व्यापक पर्यावरणीय क्षति हुई है। सैन्य अभियानों ने मिट्टी और जल स्रोतों को दूषित कर दिया है। विस्फोटों और आग ने हानिकारक प्रदूषकों को हवा में छोड़ दिया है। बुनियादी ढांचे के विनाश ने अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को बाधित कर दिया है। युद्ध के दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणाम अभी सामने आ रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि संघर्ष का पर्यावरण पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। भाग 9। वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। यूक्रेन में युद्ध ने यूरोप में शीत युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है। इसने रूस और पश्चिम के बीच व्यापक संघर्ष की आशंकाओं को जन्म दिया है। संघर्ष ने परमाणु वृद्धि के खतरों को भी उजागर किया है। रूस के पास एक विशाल परमाणु शस्त्रागार है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के मानवता के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। यूक्रेन में युद्ध शांति की नाजुकता और कूटनीति के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 10। क्या यही कयामत का रास्ता है? क्या हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? यूक्रेन में युद्ध, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक त्रासदी है। यह केवल एक देश की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की त्रासदी है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसे कोई नहीं चाहता था और कोई जीत नहीं सकता। हर तरफ सिर्फ हार और बर्बादी है। दुनिया सांस रोककर देख रही है, एक त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रही है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि यह दुस्वप्न जल्द ही समाप्त हो। हालांकि शांति का मार्ग मायावी बना हुआ है। हर प्रयास के बावजूद समाधान दूर ही लगता है। यह संघर्ष रूस और पश्चिम के बीच एक छद्म युद्ध में बदल गया है। यह केवल दो देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्तियों का टकराव है। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। हर कदम पर जोखिम है। हर निर्णय का प्रभाव दूरगामी हो सकता है। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। हमें यह तय करना है कि हम किस दिशा में जाएंगे। हमें कूटनीति और बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। यह समय है जब हमें एकजुट होकर शांति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इस संघर्ष को व्यापक युद्ध में बदलने से रोकने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमें मानवता के लिए एकजुट होना होगा। मानवता का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया छोड़ें।